हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग प्रोपिलीन और उसके डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे। उसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रोपिलीन ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव है प्रोपिलीन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पहले ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट जो या मॉलिक्यूलर मास होता है आइसोप्रोपेनॉल का, वो 60.1 होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो इसका है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट जो है 82.5 होता है। मान लीजिए जो बॉइलिंग पॉइंट अपना ये वाटर का होता है 100 होता है। तो जब ये इनका मिक्सचर बनता है तो कभी कभी डिस्टिलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है। और ये डेंसिटी जो होती है वो वाटर से ये लाइट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.8 के अप्रॉक्सीमेटली डेंसिटी इसकी होती है। लेकिन इसका एक्सप्लोजिव लिमिट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि एक्सप्लोजन जब ये एयर के साथ 8 to 12% कंपोजिशन इसकी होती है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की या आइसोप्रोपेनॉल की, दोनों नाम है इसके कॉमन, तो ये एक्सप्लोजिव मिक्सचर बना लेता है। तो उस बात का भी हम लोग को कंसिडरेशन करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि इसका जो मिक्सचर्स बन रहा है वो एयर के साथ स्ट्रेंज में ना बने, अदरवाइज़ जो है एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली क्या है आइसोप्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल? ये इम्पॉर्टेंट पेट्रोकेमिकल है, डेरिवेटिव ऑफ द प्रोपिलीन, और इसका जो है ना सिंथेटिक यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर कंजम्पशन पैटर्न के बारे में बात करें कि कंजम्पशन कितना इसका है, तो ये मेथनॉल जो एक अल्कोहल है उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कंजम्पशन है। तो बेसिकली ये यूज़ कहाँ होता है? अगर इतना लार्जेस्ट कंजम्पशन है तो एसीटोन बनाने में यूज़ होता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका आइसोप्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, वो यूज़ होता है एसीटोन बनाने में। और जो दूसरा उसके बाद जो लार्जेस्ट एप्लीकेशन है या लार्जेस्ट यूटिलाइजेशन है, वो आपका इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। तो हमने देखा कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ जो है मेजर, वो ये सेकेंड लार्जेस्ट अल्कोहल है आफ्टर मेथनॉल, जिसका यूटिलाइजेशन होता है। और मेजर यूज़ क्या है? एसीटोन बनाने में यूज़ होता है और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो दो ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी। सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि एसीटोन बनाने में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है कि ये आपको ये मल्टीपर्पज़ जो है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो मेथड ऑफ कमिंग टू द मेथड ऑफ प्रोडक्शन के कौन कौन से इसके मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं? तो एक है डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट कैटालिटिक हाइड्रेशन प्रोसेस। तो हाइड्रेशन प्रोसेस आप लोग को याद होगा, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो क्या होता था कि हाइड्रेशन प्रोसेस में जैसे प्रोपिलीन है आपका, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रेशन प्रोसेस का मतलब वो एडिशन ऑफ वाटर, तो H प्लस OH माइनस है, एसिड मीडियम की प्रेजेंस थी। तो क्या होता है इसमें, जो हाइड्रोजन का H प्लस वो उस पार्ट से जुड़ता है उस कार्बन से जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल हैं उस कार्बन से। तो इस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता था। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा, बाकी OH वाला पार्ट किससे जुड़ेगा? उस कार्बन से जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। तो ये क्या बन गया? आपका आइसोप्रोपेनॉल बन गया। तो हाइड्रेशन प्रोसेस था आइसोप्रोपेनॉल बनाने के लिए। तो एक तरीका तो था कि आप जो है डायरेक्ट कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ प्रोपिलीन कर देते हैं, तब हम लोग को प्रोपेनॉल मिल जाता है। इसको ये भी पढ़ा था हम लोगों ने कि चाहे लिक्विड फेज रिएक्शन कराएं या वेबर फेज, दोनों रिएक्शंस के थ्रू हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो जो नए प्रोसेसेस डेवलप हो रहे हैं या नए प्लांट्स लग रहे हैं, वो कैटालिटिक हाइड्रेशन को ज़्यादा फेवर करते हैं। इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ज़्यादा प्लांट लग रहे हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एक दूसरा मेथड है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपिलीन वाया सल्फेशन एंड हाइड्रोलिसिस, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। और ज़्यादातर जो प्लांट अभी तक लगे हुए हैं वो इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हैं। तो इसमें सबसे पहले 2 स्टेप की प्रोसेस है। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? सल्फेशन करते हैं H2SO4 से या अदर सल्फोनेटिंग एजेंट से।
और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो प्रोपलीन की पहले रिएक्शन कराते हैं किससे, H2SO4 से। तो वहाँ पे क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल एसिड सल्फेट, मतलब एसिड का सल्फेट बन जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रेशन कर देते हैं, सल्फेट जो होता है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाता है। तो रिएक्शन क्या होगी भाई, पहले स्टेप में रिएक्शन होनी चाहिए। आपका प्रोपलीन है तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी प्रोपलीन हो गई। प्रोपलीन रिएक्शन करेगी किससे, H2SO4 से, H2SO4 से। तो एक H यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा आपका, और बाकी जो चीज़ें बचती हैं वो वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। CH3 CH2 CH, ऑक्सीजन जुड़ता O SO3 H, इस तरह। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका हाइड्रेशन होगा। तो जो ये कंपाउंड बना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH OSO3H, हाइड्रेशन मतलब H+OH-। तो क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH CH3 प्लस आपका H2SO4 जो एसिड हम लोगों ने यूज़ किया था वो रीजनरेट हो जाता है। उसकी स्ट्रेंथ हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में, तो वहाँ पे उसकी एसिड की स्ट्रेंथ कम होती है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये यहाँ से हम लोग को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिल जाता है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन इसमें साइड रिएक्शन होती हैं, जैसे पहली रिएक्शन हो रही सल्फेशन रिएक्शन, तो आपका एसिटिलीन जो आपका एथिलीन प्रोपलीन जो है रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से, तो कभी कभी डाई आइसोप्रोपाइल सल्फेट बना देता है ये वाला कंपाउंड CH3 डबल बॉन्ड CH सल्फर से जुड़ के, ये डाई आइसोप्रोपाइल सल्फेट है। वो उसका जब हाइड्रेशन करते हैं तो डाई आइसोप्रोपाइल ईथर बन जाता है। वो साइड रिएक्शन होती है, वो ये अनवांटेड है हमारे प्रोसेस के लिए। तो जो प्राइमरी रिएक्शन अपनी है वो कौन सी है, वो प्राइमरी रिएक्शन ऊपर है, ये गैस, यहाँ पे प्रोपलीन किस में गैसियस फेज में होती है, सल्फ्यूरिक एसिड केस में होता है, लिक्विड फेज में होता है, वहाँ पे रिएक्शन होके ये प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो वहाँ पे हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन होने के बाद हमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है। तो ऑपरेटिंग कंडीशंस कैसी हैं इसके, ये जो रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर पे होती है, और कैटलिस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमने देखा, क्योंकि H2SO4 बस चाहिए होता है, उसके बाद हाइड्रेशन करते हैं, तो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्रोसेस में। टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर पे हो रही है ये रिएक्शन, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कम रिएक्शन है, एब्जॉर्प्टिव रिएक्शन है, तो प्रेशर हम लोग को हाई रखना पड़ता है। एब्जॉर्प्शन जानते हैं हम लोग कि हाई प्रेशर पे ज़्यादा फेवर होता है, तो प्रेशर जो है 20 to 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रखते हैं। और रिएक्शन जो पहली वाली जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो ये वाली रिएक्शन है यहाँ पे हीट जनरेट होगी, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये ब्रीफ था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के बारे में कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता क्या है, इसका मेजर एप्लीकेशन क्या है, इसके बनाने के तरीके कौन कौन से हैं। 2 तरीके हमने देखे, एक तो आपका था कि आप हाइड्रेशन कर दीजिए, डायरेक्ट हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो वहाँ से हम लोग को आइसोप्रोपेनॉल बन जाएगा। दूसरा मेथड ये था कि हम लोग उसको पहले सल्फेशन रिएक्शन कराएं, H2SO4 से रिएक्ट कराएं, फिर जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रेशन कराते हैं, तो हम लोग को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाता है। इस प्रोसेस में बस यही है कि ये डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग का जो है ये बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो बाई प्रोडक्ट्स को हम लोग को सेपरेशन प्रोसेस में एक और स्टेप एडिशनल स्टेप आ जाता है। तो बेसिकली अब हम लोग रिएक्शन इसका प्रोसेस फ्लो शीट देखेंगे। प्रोसेस फ्लो शीट में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अपना प्रोपलीन, क्योंकि रिएक्टेंट है अपना प्रोपलीन और H2SO4 और वाटर, 3 रिएक्टेंट हैं बेसिकली इस प्रोसेस के। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग चाहे प्योर प्रोपलीन लें रिएक्शन कराने के लिए,
या फिर मिक्सचर्स ऑफ प्रोपिलीन और एथिलीन मतलब C2C3 के कंपाउंड्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग प्योर प्रोपिलीन लेंगे चाहे या C2C3 के मिक्सचर्स ले सकते हैं, और उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस किस लिए करते हैं क्योंकि ये रिएक्शंस की कंडीशंस हैं। और रिएक्शन की कंडीशन क्यों हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्टिव रिएक्शन है ये। तो प्रेशर जो है, टेम्परेचर हम लोग को लो रखना चाहिए और प्रेशर हाई रखना चाहिए। एब्जॉर्प्टिव जहाँ पे एब्जॉर्प्शन आए तो वहाँ पे बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम लोगों ने प्रोपिलीन को कंप्रेस करके इस टावर में, एब्जॉर्प्टिव टावर है या रिएक्शन टावर है, उसमें ले जाते हैं। और जो क्योंकि H2SO4 यूज़ कर रहे हैं तो 70% स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो एसिड की। तो H2SO4 टॉप से डालेंगे। तो ये काउंटर करंट फैशन में रिएक्शन होगी, क्योंकि प्रोपिलीन आपकी क्या है, गैसियस फेज में है, तो राइज करेगी, वेपर फेज में है तो वो राइज करेगी बॉटम से टॉप की तरफ। और H2SO4 क्या है, लिक्विड है, तो स्प्रिंकल करेंगे उसको, टॉप से और बॉटम की तरफ आएगा, तो ये रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन किस तरह की हो रही है, यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव रिएक्शन हो रही है। बेसिकली सल्फोनेशन रिएक्शन है, नाम अगर कहेंगे तो कौन सी रिएक्शन है, सल्फोनेशन रिएक्शन है। लेकिन एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, रिएक्शन भी हो रहा है, तो एब्जॉर्प्टिव रिएक्शन भी कह सकते हैं। अभी हमने देखा कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इसका कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज साइड रिएक्शंस ज़्यादा बनने लगेंगी। तो टेम्परेचर इसका कैसे कंट्रोल करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे रेफ्रिजरेटेड ब्राइन यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटेड ब्राइन को हम लोग किस में सर्कुलेट करते हैं, एक इसको क्योंकि डायरेक्टली रिएक्टर के अंदर डाल नहीं सकते, वहाँ पे रिएक्टेंट हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जैकेट एक लगाते हैं। तो रिएक्टर के चारों तरफ जो है मतलब एक अनदर बॉडी बना देते हैं, तो उसको जैकेट बोलते हैं। तो हम लोग जैकेट में रेफ्रिजरेटेड ब्राइन को सर्कुलेट करते हैं, जिससे जो है टेम्परेचर इस प्रोसेस का कंट्रोल रहता है। ब्राइन क्या होता है, ब्राइन जो है सोडियम क्लोराइड जो आपका सॉल्ट है, उसका जब वाटर में सॉल्यूशन, वाटर एक सॉल्वेंट यूज़ करके सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो उसी को ब्राइन, जो पूरा सॉल्यूशन है वो ब्राइन कहलाता है। तो रिएक्शन टेम्परेचर क्योंकि 22 मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रूम टेम्परेचर पे हो रही है, तो इसलिए हम लोग रेफ्रिजरेटेड फ्लूइड या ब्राइन यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, एंटी फ्रीज़ है, जो आपका ब्राइन है वो एंटी फ्रीज़ है और सॉल्यूशन को अलाउ कर देता है कि वो लोअर टेम्परेचर पे जो है रिएक्शन हो जाए विदाउट फ्रीजिंग प्रॉब्लम। अब हम लोग को रिएक्शन हुई, यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, अभी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं मिला, हम लोग को जो सल्फोनेशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा था वो मिला है। अब और हमने देखा कि यहाँ पे रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए हम जैकेट लगा देते हैं और जैकेट में हम लोग रेफ्रिजरेटेड ब्राइन सर्कुलेट कर रहे हैं। अब जब रिएक्शन हुई तो जो लाइट एंड्स हैं, लाइट एंड्स मतलब जो सैचुरेटेड एंड है, अनसैचुरेटेड मतलब जो ओलिफिन्स नहीं है, जो मान लीजिए रिएक्शन हो रही तो साइड रिएक्शन हो रही है तो उसमें कुछ सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी फॉर्म हो गए। जैसे अगर आप एथेन C2 था तो एथेन बन गया, प्रोपेन बन गया, तो उनको हम लोग टॉप से रिकवर कर लेते हैं, उसको फिर प्रोसेस कंडीशंस पे लाके हम हो सकता है फिर यूज़ कर लें। लेकिन अभी बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, इस आपके रिएक्टर से एब्जॉर्प्शन टावर के टॉप से रिकवर कर लेते हैं। आपकी जो सल्फोनेटेड रिच स्ट्रीम होती है, क्योंकि सल्फोनेशन रिएक्शन हुआ उसमें अब क्या होगा, आपका H2SO4 हुआ, सल्फोनेटेड प्रोडक्ट होगा, तो वो स्ट्रीम जो है ये बॉटम की स्ट्रीम है, इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या था, हाइड्रोलिसिस था ना, हम लोग हाइड्रोलिसिस करते थे, पहले सल्फोनेशन करते थे उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते थे, तो हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, हाइड्रोलाइज़र में ये ले जाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें हाइड्रोलाइज़र कम स्ट्रिपर होता है, मतलब हाइड्रोलिसिस भी रिएक्शन होती है वहाँ पे और स्ट्रिपिंग भी करते हैं। तो यहाँ से जो आपकी सल्फोनेटेड रिच स्ट्रीम थी, लिक्विड स्ट्रीम थी, इसको हम लोग कहाँ गए, ले गए हाइड्रोलाइज़र कम स्ट्रिपर में। तो हाइड्रोलाइज़र में क्या करना था, हम लोग को वाटर ऐड करना था, तो वाटर ऐड करेंगे वहाँ पे, वाटर ऐड करते हैं टॉप से, तो हाइड्रोलाइजेशन हो जाएगा इसमें, मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी कंडीशंस क्योंकि हीट भी हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं, तो इस टावर की जो कंडीशंस ऐसी होती हैं कि यहाँ पे जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन रहा है
वो किस में, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन जैसे अपनी हुई तो रिएक्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, क्योंकि यहाँ पे फाइनल रिएक्शन अपनी फाइनल हो गई है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। तो हमने देखा कि क्या होगा, प्रोपिलीन होगा जो अनरिएक्टेड होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि सारा प्रोपिलीन तो रिएक्ट नहीं कर जाएगा। H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड है, यूज़ हो रहा है, वो भी सारा रिएक्ट नहीं करेगा। आइसोप्रोपाइल ईथर जो साइड रिएक्शन हो रही थी उसकी वजह से आइसोप्रोपाइल ईथर होगा। वाटर होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो अपना मेजर प्रोडक्ट है वो तो होना ही होना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और अदर हैवी एंड्स होंगे, क्योंकि रिएक्शन हो रही है तो साइड रिएक्शंस के दौरान और भी प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो बेसिकली अब हम इनका सेपरेशन करना है, उसी हिसाब से हम अपनी सेपरेशन स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे सेपरेट करेंगे। तो देखिए जैसे एसिड बना था यहाँ पे, ये यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना था फर्स्ट स्टेप में, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना था, वो एसिड भी था। तो यहीं पे हम लोग जो H2SO4 है उसको सेपरेट कर लेंगे। पर लिक्विड फॉर्म में है, बाकी सारे प्रोडक्ट अपने गैसेस फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में तो इसको हम लोग यहाँ से बॉटम से निकाल लेंगे। क्योंकि H2SO4 रिएक्शन में यूज़ हो रहा है तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और एसिडिक कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आ जाएंगी। तो इम्प्योरिटीज़ को जो है हम लोग रिमूव कर लेते हैं कॉस्टिक स्क्रबिंग से या कॉस्टिक ट्रीटमेंट से। उसके बाद अब इसको अगर हमें रीयूज़ करना है तो क्या करेंगे, कंसनट्रेटर प्लांट पे, जहाँ पे मान लीजिए इवापोरेटर, मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर यूज़ करके उसकी स्ट्रेंथ जो है ना रीगेन कर लेते हैं। फिर उसी स्ट्रेंथ का जो 70% स्ट्रेंथ का H2SO4 है उसी स्ट्रेंथ का यूज़ कर लेंगे, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ का, और उसके बाद फिर हम लोग फिर से यूज़ कर लेंगे यहाँ पे रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ से जो आपका H2SO4 मिल रहा है उसको बेसिकली वीक होता है, उसको हम लोग कंसनट्रेशन प्लांट पे जहाँ पे इवापोरेटर यूज़ करते हैं बेसिकली वहाँ पे ले जाते हैं और उसको रिगेन कर लेते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, जो आइसोप्रोपाइल कंटेनिंग जो वेपर्स हैं वो बची बेसिकली। तो आइसोप्रोपाइल रिच वेपर हैं उनको कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि एसिडिक इम्प्योरिटीज़ इसमें भी होंगी वेपर फॉर्म में। तो हमारा लॉजिकल स्टेप क्या बनता है कि हम लोग को एसिडिक प्रॉपर्टीज़, जो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करें। और एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हम लोग कहाँ रिमूव करते हैं, एसिड है तो बेस से ट्रीटमेंट करते हैं। बेस से ट्रीटमेंट मतलब कॉस्टिक ट्रीटमेंट यूनिट में ले जाते हैं या कॉस्टिक स्क्रबिंग में ले जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग कहाँ ले जाएंगे अपने स्ट्रीम्स को, कास्टिक स्क्रबर में या कॉस्टिक वॉश में, एक ही बात हो जाए, कास्टिक स्क्रबर कहिए कॉस्टिक वॉश कहिए। तो यहाँ पे कॉस्टिक वॉश में ले गए। तो कॉस्टिक वॉश में क्या होगा कि आपकी जो लिक्विड फॉर्म में जो है ये इम्प्योरिटीज़, आपकी जो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ थी वो लिक्विड फॉर्म में इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी और फिर ये लिक्विड फॉर्म में रहेगी। बाकी सारी चीज़ें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और लाइट एंड्स के और प्रोडक्ट्स हैं जैसे, वो क्या होते हैं, वो वेपर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ से कॉस्टिक स्क्रबिंग को हम लोगों ने क्या किया, जो कॉस्ट वॉश आपका ये कॉस्टिक था जिसने इम्प्योरिटीज़ की थी उसको एक कॉस्टिक स्टोरेज में ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉस्टिक, तो इसकी भी स्ट्रेंथ रिएक्शन में कम होती जाएगी। तो इसलिए मेकअप उस स्टोरेज टैंक में एडिशनल हम लोग को कॉस्टिक ऐड करते रहना पड़ेगा, तभी वो इफ़ेक्टिव रहेगा। अदरवाइज़ कॉस्टिक की स्ट्रेंथ जो है कम होती जाएगी, तो फिर वो रिएक्शन में उतना प्रॉपर एब्जॉर्प्शन करेगा नहीं जो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हैं। तो इसलिए हम लोग मेकअप करते हैं स्टोरेज टैंक में। तो हमने यहाँ से जो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ थी उनको यहाँ पे रिमूव कर लिया। अब हम लोग के पास बेसिकली क्या बचा, आइसोप्रोपाइल रिच वेपर जो बची। अब क्योंकि उसमें क्या है, प्रोपिलीन बचा है, बेसिकली हमने एसिड रिमूव कर लिया तो अपना क्या बचा, प्रोपिलीन बचा, आइसोप्रोपाइल ईथर बचा, वाटर बचा है और अदर हैवी एंड बचा है। तो हम लोग प्रोपिलीन बचा है तो प्रोपिलीन लेस लाइटर कंपोनेंट है, तो प्रोपिलीन हम लोग रिमूव कर लें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पे सारी वेपर्स हैं तो उनको हम लोग को एक को किसी को लिक्विड में कन्वर्ट करना, किसी एक पोर्शन को फ्रैक्शन को लिक्विड में करना पड़ेगा, किसी को वेपर में। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कंडेंसर यूज़ करते हैं। लेकिन कंडेंसर अगर यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, वो पूरी सारी जितनी आपकी ये स्ट्रीम है सबको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कर देगा। तो हम लोग ये नहीं चाहते ना कि ये सारी जो है आपके कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्ट्रीम में। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत जो है
जो अपना कुछ प्रोडक्ट है वो लिक्विड में रहे और कुछ प्रोडक्ट जो है वो गैसियस में रहे। तो इसलिए हम लोग पार्शियल कंडेंसर यूज़ करेंगे, टोटल कंडेंसर यूज़ नहीं करेंगे। तो पार्शियल कंडेंसर क्या करता है, वो प्रोपिलीन को, जो प्रोपिलीन क्योंकि लाइटर कंपोनेंट है इसमें, तो वो उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, वेपर फॉर्म में ही रहने देगा, बाकी और चीज़ों को जो है ना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका क्या था, पार्शियल कंडेंसर, ऊपर लिखा हुआ ये पार्शियल कंडेंसर। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रिच स्ट्रीम जो थी उसको यहाँ पे ले आए थे, तो यहाँ पे प्रोपिलीन जो थी उसको वेपर फॉर्म में हम लोगों ने रिकवर कर लिया। अब क्योंकि यहाँ से हमने कॉस्टिक स्क्रबिंग की थी तो वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो गई थी, तो थोड़ा बहुत जो इम्प्योरिटीज़ हैं तो वाटर वॉश कर देते हैं, वाटर वॉश करते हैं यहाँ पे, तो इम्प्योरिटीज़ और रिमूव हो जाती हैं। जब यहाँ पर से इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो गई, क्योंकि प्रोपिलीन हमारा फीड है, मेजर रिएक्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिसाइकिल कर लेंगे। लेकिन रिसाइकिल करने से पहले इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है तो उसको रूम टेम्परेचर उसी कंडीशंस पे हमें लाना पड़ेगा, तो इसलिए हीट एक्सचेंज कर लेंगे। उसके बाद उसका टेम्परेचर जो प्रोपिलीन का है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, और वो गैसियस फॉर्म में भी रखना है हमें, क्योंकि रिएक्टेंट है वो गैसियस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में। तो वहाँ ले आके फिर हम लोग उसको प्रोपिलीन की जो फ्रेश फीड होती है उसमें मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, एक जो आपकी वेपर फॉर्म में थी ये प्रोपिलीन, वो हम लोगों ने रिकवर कर ली। अब जो लिक्विड फॉर्म में बचा वो प्रोडक्ट क्या होगा, आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा, आइसोप्रोपाइल ईथर होगा, वाटर होगा और अदर हैवी एंड होंगे। तो ये जो स्ट्रीम है ये है अल्कोहल प्लस ईथर, ये जो एरो है उसके नीचे नहीं है, वो लिखा हुआ ऐसा लग रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रीम ये जा रही है, ये वाली स्ट्रीम वो है आपकी अल्कोहल प्लस ईथर की। तो अब हम लोग को क्या रिमूव करना पड़ेगा, ईथर रिमूव करें अल्कोहल से, तो हम लोग को लॉजिकल यूनिट हमारी क्या होनी चाहिए, जो हम लोग को कहाँ ले जाना चाहिए अल्कोहल, अगर ईथर हम लोग को रिमूव करना है तो ईथर सेपरेशन यूनिट में, तो एक ईथर कॉलम में हम लोग ले जाते हैं इस स्ट्रीम को। तो यहाँ पे अल्कोहल प्लस ईथर आया। अब ईथर क्या है, इसमें जो आपका आइसोप्रोपाइल ईथर बचेगा वो लाइटर कंपोनेंट होगा, तो उसको हम लोग एक बेसिकली ये क्या है, डिस्टिलेशन कॉलम है, ये सेपरेशन कॉलम है ईथर कॉलम, लेकिन बेसिकली ये क्या है, डिस्टिलेशन कॉलम, तो जो सेपरेट करता है बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस, डिफरेंसेस के बेसिस पे। तो यहाँ से हम लोग आइसोप्रोपाइल ईथर जो था उसको हम लोग यहाँ से टॉप से रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने टॉप से रिकवर किया, उसको रिफ्लेक्स भी करते रहते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, और उसके बाद कुछ पोर्शन इसका जो है हम लोग रिसाइकिल करके, जो आइसोप्रोपाइल ईथर था आपका या डाई आइसोप्रोपाइल ईथर था, तो इसको हम लोग रिसाइकिल करके ये फीड में डाल देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये हम लोग फीड में क्यों डालते हैं, इसको डाई आइसोप्रोपाइल ईथर को फीड में क्यों डाल रहे हैं। तो ये फीड में जब हम डालते हैं ना, तो जो साइड रिएक्शंस अपनी हो रही हैं उनको प्रिवेंट करने में काम आती है, तो इसलिए हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम लोग जो है ना फीड में डाल देते हैं। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम लोगों ने यहाँ से रिकवर करके ईथर कॉलम से फीड में डाल दिया, जिससे साइड रिएक्शंस को ये इनहिबिट कर देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम लोग का रिमूव हो गया, ये ईथर हम लोग का यहाँ से रिमूव हो गया आपका जो आइसोप्रोपाइल ईथर। अब हम लोग के पास क्या बचा, हम लोग के पास क्या बचा, आइसोप्रोपेनॉल बचा, बेसिकली वाटर बचे और हैवियर कंपोनेंट बचे। तो अब उन लोग को रिकवर करने के लिए हम लोग को कहाँ ले जाना पड़ेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की यूनिट में ले जाना पड़ेगा, बेसिकली वहीं से हम लोग रिमूव कर पाएंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या होनी चाहिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूनिट। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूनिट ले गए हम लोग यहाँ पे, ये भी एक डिस्टिलेशन कॉलम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो टॉप से रिकवर हो जाता है, लेकिन डिस्टिलेशन कॉलम में हम लोग जानते हैं कि उसका इशू क्या होता है कि 100% जब बॉइलिंग पॉइंट्स थोड़ा सा करीब होते हैं, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स पास में होते हैं, तो जो आपका रिमूवल होता है वो 100% नहीं होता, कुछ टॉप में प्रोडक्ट जाता है, कुछ बॉटम में भी जाता है। तो इसलिए टॉप से जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, उसमें 87% आइसोप्रोपेनॉल होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो 87% आइसोप्रोपेनॉल यहाँ से आइसोप्रोपेनॉल यूनिट से
रिकवर कर लेते हैं। और यहाँ पे बॉटम पे क्या होगा, हैवियर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा डिस्टिलेशन कॉलम में हैवियर प्रोडक्ट्स नीचे आते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि बॉटम प्रोडक्ट से ये हैवियर वाटर प्लस हैवी एंड यहाँ से कुछ रिकवर कर सकते हैं। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं 87% सफिशिएंट नहीं है, आइसोप्रोपेनॉल के जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है वो जो है हमारे लिए 87% की प्योरिटी जो है सफिशिएंट नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग कि उसको है एक एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन यूनिट में ले जाते हैं, एज़ोट्रॉपिक कॉलम में। एज़ोट्रॉपिक जानते हैं कि जब दो कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज हो जाता है तो सिंपल डिस्टिलेशन से वो रिकवर नहीं होते हैं, तो उसमें कोई हम लोग को एक दूसरा एजेंट डालना पड़ता है जो वन ऑफ द मिक्सचर्स है, जो आपके दो कंपोनेंट हैं जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट पास में है, उनमें दो में से किसी एक के साथ वो कंबाइन कर लेता है, मिल जाता है, एडमिसिबल सॉल्यूशन बना लेता है, और फिर तब क्योंकि तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर देता है। दोनों कंपाउंड जो थे जिनका बॉइलिंग पॉइंट पास में था तो उनके बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर देता है, तो फिर डिस्टिलेशन ईजिली हो जाता है। डिस्टिलेशन तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 87% आइसोप्रोपेनॉल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा की, हमें ज़्यादा प्योरिटी की चाहिए, तो हम लोग वही स्ट्रीम को क्या करते हैं, एक एज़ोट्रॉपिक कॉलम, डिस्टिलेशन कॉलम बेसिकली ये भी होता है लेकिन एज़ोट्रॉपिक कॉलम बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग ये जो आइसोप्रोपेनॉल वाटर जो थोड़ा बहुत था वो तो था ही, उसी की वजह से इम्प्योरिटीज़ आ रही थी वाटर की वजह से, तो वहाँ पे हम लोग एक ऐसा एजेंट डाल दें जिससे आपकी क्या है कि अब ये किसी एक कंपोनेंट के साथ वो एज़ोट्रॉप फॉर्म कर ले। तो हम लोग आइसोप्रोपाइल ईथर जो है एज एज़ोट्रॉपिक एजेंट डालते हैं, तो जिससे वो क्या होता है कि वो जो लाइटर एंड्स हैं उनके साथ ये कंबाइंड हो जाता है, और फिर डिस्टिलेशन कॉलम में हमें जो आइसोप्रोपेनॉल है वो 100% प्योरिटी का ऑब्टेन हो जाता है। तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ईथर जो वाटर के साथ लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बना रहा है, तो ये जो लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है इसको हम लोग एक सेटलिंग यूनिट में ले जाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ईथर हम लोग को मिल जाती है टॉप से। तो आइसोप्रोपाइल ईथर जो, क्योंकि हम लोग का क्या है, हम लोग का ये है एजेंट है एज़ोट्रॉपिक एजेंट, तो उसको टॉप से हम लोग इसमें डिस्टिलेशन कॉलम में सर्कुलेट करते रहेंगे, और जो बॉटम प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल थोड़ा बहुत होगा, वाटर जिसकी वजह से एज़ोट्रॉप बन रहा था। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और वाटर को हम लोग कहाँ से रिसर्कुलेट कर लेंगे, किस टावर में ले जाएंगे, भाई आइसोप्रोपाइल एल्कोहल वाले टावर में ही ले जाएंगे। तो बेसिकली एज़ोट्रॉपिक जो कॉलम है इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर जो है आइसोप्रोपेनॉल के साथ एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स बना ले रहा था। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होता है, फिर हम लोग डिस्टिलेशन के थ्रू जो है उसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। जब डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा एक अलग कंपाउंड डाल दें जिससे क्या हो कि वो किसी एक कंपाउंड के साथ, इन दो जो अपने कंपाउंड थे आपके आइसोप्रोपेनॉल और वाटर, दो में से किसी एक कंपोनेंट के साथ वो मिक्सचर बना ले, वो मिक्सिबल हो जाए। तो वाटर के साथ मिक्सिबल हो जाता है वो, तो फिर हम लोग डिस्टिलेशन कर लेते हैं। तो क्योंकि ये मिक्सिबल सोल्यूशन बना के लिया तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस अलग हो गए। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस जब ज़्यादा हो गए तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, ईज़िली उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग डिस्टिलेट कर सकते हैं। तो ही यहाँ पे कर रहे थे, जो डिस्टिलेशन कॉलम से जो टॉप प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें बेसिकली बहुत स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होगा, ज़्यादातर आपका आइसोप्रोपाइल ईथर होगा, और स्मॉल क्वांटिटीज़ में क्या होगा और वाटर होगा, क्योंकि वही बना रहा था जो 87% के बाद जो इम्प्योरिटीज़ बन रही थी 10-12% में वो वाटर थी। तो वाटर होगा, इसमें आइसोप्रोपाइल ईथर होगा। तो आइसोप्रोपाइल ईथर क्योंकि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग टॉप से यहाँ फिर से इसमें एज़ोट्रॉपिक कॉलम में बार बार डालते रहेंगे, और जो वाटर होगा और आइसोप्रोपेनॉल होगा जो दूसरा फ्रैक्शन है उसको हम लोग बॉटम से अब रिकवर करके बॉटम से लेके फिर आइसोप्रोपेनॉल जो कॉलम है उसमें डाल देते हैं। तो इस तरह फिर हम लोग 99% प्योरिटी का आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हम लोग को प्रोसेस में ऑब्टेन हो जाता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस था आइसोप्रोपेनॉल बनाने के लिए, किससे, प्रोपेलिन से। प्रोपेलिन, क्योंकि प्रोपेलिन के डेरिवेटिव हम लोग पढ़ रहे थे, तो प्रोपेलिन से हम लोग आइसोप्रोपेनॉल बना रहे हैं।
और यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रेशन नहीं कर रहे हैं, 2 प्रोसेस हमने पढ़े थे। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन का प्रोसेस था और दूसरा जो प्रोसेस था वहाँ पे पहले सल्फोनेशन रिएक्शन हो रही थी, फिर हाइड्रेशन रिएक्शन हो रही थी। तो ये प्रोसेस है, यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई इशू होगा तो हम लोग इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अदर डेरिवेटिव इसका जो प्रोपिलीन का है वो बेसिकली एसीटोन, जो क्योंकि एसीटोन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, एसीटोन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एसीटोन के बारे में पढ़ेंगे।